स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो यान के विंग से आसपास की तो जगह क्रैक हो गई होती है। हर कोई हैरान होता है और डरा हुआ भी कि क्या वास्तव में यान के विंग्स इतने खतरनाक है। तभी सभी लोग तारीफ करते हुए कहते हैं, वास्तव में आप तो इतना ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर रहे थे कि बिल्कुल एक लाइट की रेस की तरह दिख रहे होते हैं। जहाँ जेनी कहती है, तुम्हारी ये विंग्स मेरी एवरग्रीन ड्रीम रिंग के बराबर पावरफुल है। जिसके बाद जॉन स्माइल करता है और सीधा ही आसमान में लटके हुए गेट की तरफ देखता है। जिसके बाद जैसे ही जॉन उस एग्जिट गेट की तरफ जाता है और बाकी सभी लोग भी जॉन को फॉलो करते हैं, तभी सभी लोग अचानक ही इस जगह से गायब होने लगते हैं। और जयो यान को लग रहा होता है कि या तो ये गेट उसे आउटर वर्ल्ड की तरफ ले जाएगा या फिर स्काई फायर और सोल सील की तरफ। और जियान को नहीं पता था कि क्या मिलने वाला है। साथ ही जान की बेचैनी भी दिल में होती है। आखिरकार वो यहाँ पे आया था, इतने सारे एफर्ट्स किए, इतनी सारी चीजों को झेला, लेकिन वास्तव में यहाँ से जो प्रॉफिट मिले थे वो भी वर्थ इट थे। जो यान के गाइडेंस में बाकी सभी लोग भी लाइटिंग गेट से बाहर आ जाते हैं और एक लाइट बाहर साइन होती है जिससे सभी की फिगर्स बाहर आती है। तो जॉन अपने पैरों के नीचे पहाड़ों, नदियों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और सभी चीजों को देख सकता था। साथ ही जॉन के बोन विंग्स इस टाइम पे उसकी बॉडी से निकले हुए होते हैं जो कि जॉन की स्पीड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। साथ ही इस जगह पर खड़ा होकर कोई भी यहाँ से दूर तक देख सकता था। आसमान में साफ बादल थे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। जिसके बाद सभी लोग एक लंबी सांस लेते और जमीन की तरफ देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक्साइटमेंट और हैरानगी दोनों होते हैं। और इस टाइम पे वो काफी खुश भी होते हैं। उन्होंने देखा था यहाँ पे जो याओ नहीं था, कोई एग्जिट गेट नहीं था, जिसका मतलब था ये एग्जिट गेट तो नहीं है क्योंकि ये जगह देखी देखी लग ही नहीं रही। जिसका मतलब था ये वो जगह होनी चाहिए जहाँ पे बिल्कुल सही स्काई फायर और स्पिरिट सील हो सकती है। हालांकि यहाँ पे सब लोग खुश तो होते क्योंकि भाई नई जगह है, एक्सप्लोर करनी है, लेकिन फटी में भी चल रही होती कि यहाँ पे भी कोई पावरफुल बंदा ना निकल आए। साथ ही बादलों के नीचे 9 पत्थरों जैसे पहाड़ की 9 चोटियां खड़ी हुई होती हैं जो आसमान जितनी ऊंचाई में थी। काफी बड़े बड़े पेड़ होते हैं। हालांकि यहाँ पे हर कोई हैरान होता है कि नीचे के 10,000 हेक्टेयर के जंगल में कोई भी हरी चीज या की पेड़ या की कोई भी ग्रीनरी दिखाई ही नहीं दे रही होती। वहाँ सिर्फ रेत ही रेत होती है, जो देखकर हर कोई काफी कंफ्यूज होता है कि इतने बड़े जंगल के बीच में इस जगह पर सिर्फ राख ही राख और रेत ही रेत क्यों है। साथ ही यहाँ पे लाइफ पावर भी नहीं होती, हरियाली भी नहीं होती। ऐसा लग रहा होता कि बस ये डेसोलेट डेजर्ट टाइप का एरिया हो। तभी जान कहता हो सकता है कोई छोटे पहाड़ का चोटी हो और हम यहाँ से सभी चीजों को नहीं देख सकते। जिसके बाद वो अपने आसपास के एरिया को देखता है। तभी जानी कहती ये बहुत सुंदर है। और इसके बाद जैसे ही उसके पैर जमीन को छूते हैं, उसके पैर से एक लाइट साइन होती है और तुरंत ही काफी सारी लीव्स वहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं जो उसे बैलेंस कर रही होती हैं। साथ ही यहाँ पे जो एरिया होता है काफी एशियंट लग रहा होता है। तभी जिंग भी कहती है बस वास्तव में ये काफी सरप्राइजिंग है। साथ ही यहाँ की एशियंट ऑरे को भी ये लोग फील कर रहे होते हैं। ये जगह वास्तव में रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को टाइम देने के लिए काफी अच्छी थी। जिसके बाद सनलाइट 1-2 पेड़ों से होते हुए उनकी तरफ आने लगती है और हर कोई यहाँ पे काफी रिलैक्स फील कर रहा होता है। हालांकि इस टाइम पे आराम करते समय जॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर से हर एक जगह को देख रहा होता और सर्च कर रहा होता कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। आखिरकार इस अननोन से प्लेस में अलर्ट रहना काफी बेहतर था। जिसके बाद जॉन की स्पिरिचुअल पावर के साथ जोयान फील करता है इस जंगल के अंदर साफ पानी का एक तालाब था जहाँ एक काफी बड़ा जायंट मॉन्स्टर अपने पेट के बल लेटा हुआ था। साथ ही यह मॉन्स्टर हजारों मीटर लंबा था। साथ ही उसकी पीठ के ऊपर कई मीटर लंबे लंबे स्पाइक्स यानी कांटे निकले हुए होते हैं जो उसकी पूंछ तक जा रहे थे। साथ ही 6 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर का प्रेशर रिलीज कर रहा होता है। तभी ले सालों अपनी भोज चढ़ाते हुए कहते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस एशियन जंगल के बीच के पहाड़ में जो वो बीस्ट है उसे माउंटेन ब्रेकर बीस्ट कहा जाता है, लेकिन यह यहाँ क्यों दिखाई दिया। तभी फैंग कहता है अगर यह स्काई फायर और स्पिरिट सील के लिए हमें कोई भी उसका सिम्टम नहीं मिलता तो हमें लगता है कि इस बीस्ट को नाराज करना हमारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। आखिरकार वो 6 स्टार बीस्ट की पावर को पहले ही फील कर चुके थे और दोबारा वो उसे फील नहीं करना चाहते थे। हम भी नहीं करना चाहते। तभी जोयान अपनी नजर को जिंग और बाकी लोगों की तरफ करता है तो सभी के ही सेम इंप्रेशन होते और कोई भी इस बीस्ट के साथ फाइट नहीं करना चाहता था। जिसपे जोयान भी अपना सेल आते हुए कहता ठीक है तो फिर चलो डायरेक्शन चेंज करते हैं। साथ ही जोयान ईमानदारी से इस बीस्ट के टच में नहीं आना चाहता था क्योंकि जॉन को पता था जो एशियन टाइम से जिंदा है वो नॉर्मल बीस्ट तो नहीं हो सकते। खतरनाक ही कोई बवाल चीज हो सकती है जो कि उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। जिसके बाद वो दूसरी डायरेक्शन से उलटते हुए दूसरे माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं जो कि कम ऊंचाई पर घने जंगलों से घिरा हुआ होता है। और वहाँ पे एक सिल्वर ग्रे कलर का झरना सबको दिखाई देता है और यहाँ पानी की छोटी छोटी बूंदें चारों तरफ झलक रही होती है और धुएं के आसपास हल्की सी मिस्ट भी छाई हुई होती है। मतलब झरने के आसपास हल्की सी मिस्ट छाई हुई होती है और वहीं पे एक चट्टान पर 3 मीटर लंबाई वाला एक गोल्डन कौवा दिखाई देता है। साथ ही ये कौवा इतना ज्यादा सुंदर था कि ये चट्टान पे एक पैर से खड़ा था। तो इसमें क्या सुंदरता है भाई। पहली बात तो राइटर को कोई ये बताओ कि यह कौवा गोल्डन नहीं होता और दूसरा अगर एक पैर पे खड़ा है तो वो तेरे कारण खड़ा है। जिसके बाद ये कौवा अचानक से अपने विंग्स को हल्का सा फड़फड़ाता है और आधा कदम आगे बढ़ाता है और जक से गायब हो जाता है। साथ ही इसके विंग्स ऐसे लग रहे होते हैं जैसे जलती हुई फ्लेम से बने हुए हों। साथ ही इसका और अभी 6 स्टार के पीक लेवल पर होता है जो कि सभी को पीछे हटने के लिए पहले ही काफी था।
तभी जॉन एम्बेरस होते स्माइल करता और कहता है मुझे नहीं पता ये किस तरीके का बीस्ट है, लेकिन हमें लगता है कि हमें इसके साथ भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए वरना ये भी हमारी लंका लगा सकता है। इस टाइम पे जो यान को पता था मरते मरते बचे थे उस टाइम पे, तो अब और ज्यादा झटके नहीं चाहिए। अगर स्काई फायर और स्पिरिट सील का फील होता है तो देखा जाएगा, वरना शांति से यहाँ से निकल लो। तभी ले सॉलोंग कहता है ऐसा लगता है हर एक माउंटेन के अंदर एक ऐसा ओरिजिन है ना। इस टाइम पे जॉन भी उदास फील कर रहा होता है क्योंकि 6 स्टार के पीक लेवल का बीस्ट कोई नॉर्मल बीस्ट तो नहीं था जो हर जगह पर दिखाई दे, लेकिन इस जगह पर ऐसा लग रहा होता है कि 6 स्टार लेवल के बीस्ट कोई गोभी भिंडी हो जो हर जगह दिखाई दे रहे होते हैं इस जगह पर। और अभी अभी वो इस जगह थे, अभी अभी इस जगह पर आए थे और 2 6 स्टार के पीक लेवल के बीस्टों से वो मिल चुके थे। हालांकि जिसके बाद ये जगह चेंज करते हुए तीसरे माउंटेन की तरफ बढ़ते हैं इस उम्मीद से कि शायद तीसरे माउंटेन में कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे सभी लोग पीला चेहरा लेकर पीछे हट जाते हैं क्योंकि इस माउंटेन के ऊपर एक काफी बड़ा जायंट पाइथन लेटा हुआ होता है जिसने पूरे ही रास्ते को रोक रखा था। साथ ही उसका प्रेशर काफी खतरनाक था और ऐसा लग रहा था कि वो गहरी नींद में हो और इसकी पावर भी 6 स्टार के पीक लेवल पर थी। तभी ले सॉलोंग बताते हैं इसे कहते हैं क्लाउड सॉइलिंग पाइथन, जो एशियन जानवर्स की एशियन बीस्ट की जनरेशन में से एक है और बिल्कुल ड्रैगन्स और फिनिक्स के जैसा ही है। साथ ही इसके पास पावर होती है मिस्ट और क्लाउड्स को स्वेलो करने की, ये अनबीटेबल है। ये सुनकर तो जान के होश उड़ जाते हैं कि इस जगह पर वास्तव में ऐसा एशियन प्राणी भी है। हालांकि यहाँ पे जो यान अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए और ट्राई करने की कोशिश करता है कि चलो यार कोई जगह तो मिलेगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लक आज जो यान के साथ नहीं था। वो जहाँ पे भी जा रहा होता है पावरफुल बीस्ट को ही पा रहा होता है और 6 माउंटेन्स को जॉन क्रॉस कर चुका था, लेकिन उसका बैड लक कि इन 6 के 6 माउंटेन्स में 6 एशियन बीस्ट थे जिनकी पावर 6 स्टार डाउडी लेवल के पीक लेवल पर थी। जॉन को पता था 6 स्टार बीस्ट लेवल का वॉरियर सूरज और चंद्रमा तक को निकल सकता है। हाँ, पापा तो बना के गए थे ना उसके सूरज चंद्रमा को, फिर भी हम जॉन की बात मानेंगे, निकल सकता है। जॉन ने कहा है तो निकल सकता है, भाई ने कहा करने का तो करने का। साथ ही जॉन को यहाँ पे रोना आ रहा होता है कि यहाँ पे तो अब बचने की कोई जगह ही नहीं मिल रही, कोई भी बीस्ट अगर पीछे पड़ गया तो पेल दिए जाएंगे और सारे पीछे पड़ गए तो पता नहीं क्या होगा। हालांकि यहाँ पे अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था तो जॉन केवल एल्डर जान से ही मदद मांग सकता था। तभी लाओ जॉन जियान की परेशानी को सुनता है तो काफी एक्साइटेड तरीके से कहता है अच्छा, और एक ही पल में अपने स्पेशल पावर से पूरे एरिया को कवर करते हुए कहता है अरे वाह छोटे दादी तुम्हें पता है यहाँ पे स्काई फायर है। साथ ही ऐसा कहते हो वो काफी हैरान होते हैं लेकिन इंप्रेशन चेंज नहीं होते। तभी जॉन भी जान लाओ की तारीफ करता है कि वास्तव में इस बंदे की स्पिरिचुअल पावर पूरे एरिया को कवर कर सकती है, बंदा तो टैलेंटेड है। तभी जान लाओ कहते हैं वहाँ पे स्काई फायर है तो, लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ पे काफी सारे एशियन बीस्ट हैं, मैं उनकी ब्रीथ और पावर को फील कर सकता हूँ। जिसके बाद वो कहते हैं वैसे भी जहाँ पे स्काई फायर होगी वहाँ पे एक प्रोटेक्टिंग बीस्ट तो होगा ही, इसमें तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। आखिरकार स्काई फायर एक रेयर चीज में से एक है जिसे हेवन और अर्थ द्वारा क्रिएट किया जाता है और ये काफी रेयर चीज है जिसकी स्ट्रॉन्ग पावर होती है। जिसके बाद वो कहते हैं वो काफी रेयर चीज है लेकिन ये 9 माउंटेन्स के बीच में ये काफी मुश्किल है कि उसका स्थान का पता लगाया जा सके या फिर ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तभी जॉन कहता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे स्काई फायर को पाने से पहले इन 6 स्टार के पीक लेवल के 9 बीस्टों को हराना होगा। और यहाँ पे स्काई फायर के बजाय 9 बीस्टों के बारे में सोचकर तो जॉन और भी हैरान हो जाता है कि भाई अपनी इतनी सी पावर के साथ उन्हें कैसे हराऊंगा। तभी ओल्ड जॉन तुरंत कहते हैं 9 बीस्ट, आपने कहा यहाँ 9 एशियंट बीस्ट हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? एशियंट डिजास्टर के बाद इतने सारे बीस्ट कैसे बचे हो सकते हैं और वे सभी यहाँ कैसे दिखाई दे सकते हैं? इस टाइम पे ओल्ड जॉन काफी हैरान होता है। तभी जॉन कहता है मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, वो नकली तो नहीं हो सकते। और इसके बाद जॉन तुरंत ही कसम खाते हुए कहता है कि अरे मैंने उन्हें देखा है भाई, तेरी कसम। ये देखकर ओल्ड जॉन तुरंत ही कहते हैं रुक जा, अभी कंफर्म करके बताता हूँ, और अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक बार फिर से इस पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। सॉरी रे बाबा, खांसी हो गई अपन को। जिसके बाद ओल्ड जॉन धीरे से फुसफुसाते हुए शक्तिशाली यानी कि पावरफुल स्पिरिचुअल पावर को पूरी डायरेक्शन में फैलाते हैं, जिससे उन्हें फील होता है कि ये बात तो है 6 से 4 के पीक लेवल के बीस्टों की ब्रीथ तो उन्हें फील हो रही है। जिसके बाद वो कहते हैं बच्चे तुमने जो अपनी आंखों से देखा वो सब कुछ तो सच नहीं हो सकता ना। साथ ही साथ आप यहाँ तक आ पाए, क्या आपको लगता है ये सब केवल लक पर डिपेंड करता है? तभी जॉन कहता है वो बीस्ट सब कुछ सच नहीं हो सकता। क्या मतलब है, क्या ऐसा हो सकता है? और ऐसा सोचते हुए जॉन की आंखें साइन होती है और जॉन को आंखें तुरंत ही साइन होती है जैसे उसने कुछ समझ लिया हो। साथ ही जॉन को पता था कि पूरा माउंटेन जो 9 माउंटेन्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जो यान को पता था कोई भी बीस्ट एक दूसरे के साथ तो कोऑपरेट नहीं कर सकता। एक जंगल में 2 शेर तो नहीं हो सकते ना, तो फिर 6 स्टार के पीक लेवल के 9 एशियन ट्वेल्व बीस्ट वास्तव में एक ही जगह पर एक ही साथ कैसे रह सकते थे और वो भी इतना चिल होकर। जॉन के वर्ड वास्तव में बाकी लोगों को भी जगा देते हैं और बाकी लोग भी होश में आते हुए जॉन की तारीफ करने लगते हैं कि वाह मास्टर आप तो कितना ज्यादा सोचते हैं, आप कितना ज्यादा होशियार है। वो घंटा होशियार नहीं है, झानला होशियार है। जिसके बाद जॉन कहते हैं ये जगह अलग है
क्यों ना हमें इस जगह को आजमाना चाहिए। जिसके बाद जॉन कहता चलो सबसे बीक को ढूंढते और उसी के ऊपर इस चीज को ट्राई करेंगे। साथ ही साथ एशियंट बीस्टों के बारे में जो मेरी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन वो काफी ज्यादा लिमिटेड है, तो मुझे नहीं पता इस बार मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए। तभी जान इस्तेमाल करते हुए कहती है इतनी सी बात, इस चीज के रिलेटेड अगर हम किसी में ट्रस्ट कर सकते हैं तो वो है ले साओलोंग, क्योंकि उन्हें इस चीज के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन है। तभी ले साओलोंग काफी ज्यादा रिस्पेक्टेडली कहते हैं हालांकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं जहाँ तक देख सकता हूँ इन 9 एशियंट फॉरेस्ट पीक्स को 3 रैंक में डिवाइड किया गया है। एक सोल अटैक पर रिलेटेड है, दूसरा स्पीड से रिलेटेड है और तीसरी क्लोज कॉम्बैट से रिलेटेड है। चलिए मैं इसके बारे में बात करता हूँ। जहाँ तक हम स्पिरिचुअल पावर की बात करते हैं तो मुझे डर है यंग मास्टर जो की स्पिरिचुअल पावर को छोड़कर किसी की भी स्पिरिचुअल पावर पावरफुल नहीं है, और आपकी पावर के साथ मुझे लगता है कि वो विश ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले स्पिरिचुअल पावर वाले बीस्टों को ही डिस्ट्रॉय करते हैं और स्पीड वालों को अभी साइड पे रखते हैं। तभी जॉन भी कहता वाह, मर्चेंट अलायंस में रह के बिजनेस बुद्धि चलने लगी है, बहुत खूब। ले साओलोंग के पास कुल मिला के गुजराती दिमाग है। साथ ही एक कहा भी जाता था कि अपने आप के साथ साथ दुश्मन को भी जानना चाहिए, क्योंकि दुश्मन के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप कई सारी लड़ाइयों के खतरों से बच जाएंगे। साथ ही इस 9 बीस्टों की जर्नी में 3 ऐसे ओरिजिन बीस्ट हैं जिनके ओरिजिन के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, तो यहाँ पे बचे हुए केवल 6 ही हैं जिनसे वो फाइट कर सकते थे और जिनके बारे में वो जानते थे। जिसके बाद ले साओलोंग कहते हैं इन 6 में एक है 9 टेल्स फॉक्स। साथ ही इसके भी स्प्लिट अटैक काफी अच्छे हैं। साथ ही ये पूरे के पूरे माउंटेन पीक को हिलाकर रख सकती है। इसकी पूरी की पूरी बॉडी लाल फेदर से ढकी हुई होती है। साथ ही अफवाह है कि 9 टेल्स फॉक्स दुनिया के अंदर कैओस का एक सिंबल होती है, यानी अराजकता का, जो कि फास्ट स्पीड को भी लीड करती है। इस बीच को हम केवल दूर से ही देख सकते हैं लेकिन क्लोज कॉम्बैट नहीं कर सकते। जिसके बाद वो कहता है मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जहाँ मैंने कई बार स्कैनिंग की है, मुझे लगता है कि केवल 3 माउंटेन ब्रेकिंग बीस्ट, क्लाउड स्वेलिंग पाइथन और गोंगबू ऐप हैं। जहाँ पे माउंटेन ब्रेकिंग बीस्ट की हम बात करें तो आपने पहले ही देख रखा है वो काफी पावरफुल है, पहाड़ों को भी तोड़ सकता है अपनी पावर के साथ। फिर हैविंग स्वेलिंग क्लाउड स्वेलिंग पाइथन, उसका शरीर काफी लंबा है और वो सिर से लेकर पूंछ तक काफी ज्यादा लचीला है। साथ ही उसकी स्किन जितनी लचीली उतनी स्ट्रिक्ट भी, और तलवारों तक से उसे चोट नहीं पहुंचाया जा सकता, जिससे ये माना जा सकता है कि उसका डिफेंस भी काफी पावरफुल है। जिसके बाद है गोंगबू वानर यानी कि एप, जो कि एशियड एप्स का डिसेंडेंट या कि सबऑर्डिनेट माना जा सकता है या कि वंशज। हालांकि यह माउंटेन ब्रेकिंग बीस्ट जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, साथ ही इसका डिफेंस क्लाउड स्वेलिंग पाइथन जितना भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये एक बैलेंस बीस्ट है। इन सभी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बाद जॉन को पता चलता है कि वास्तव में ले साओलोंग को अपने साथ रखना सबसे ज्यादा यूजफुल चीज थी, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ तो यहाँ पे हर किसी की स्ट्रेंथ से सबसे ज्यादा खतरनाक है। पावर तो सबकी सेम ही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो में ले साओलोंग के पास काफी ज्यादा थी। दूसरा, ले साओलोंग ने एक ही सांस में सारी की सारी बातें खत्म कर दी होती है और सबको ये बातें समझ में आ गई होती है। हालांकि अचानक ही ले साओलोंग कंफ्यूज होते हुए पूछने ही वाला था कि क्या किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, लेकिन तभी सभी लोग उसकी तालियां बजाकर तारीफ करने लगते हैं कि वाह वाह चाचा, वाह वाह, क्या क्या बताए हैं आप, हम पूछ रहे हैं आपसे क्या बताए हैं आप। इतनी सारी तारीफों को सुनकर तो ले साओलोंग भी थोड़ा सा एम्बेरस हो जाते हैं और गाल गुलाबी हो जाते हैं। जिसके बाद ले साओलोंग सिर खुजलाते हुए कहते हैं अगर मैं इन थॉट्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा भी है। साथ ही वो अपना सिर खुजलाते हुए काफी ज्यादा पोलाइट लग रहे होते हैं। तभी नान एर्मिंग तुरंत ही कहता है बस बस नौटंकी ना करो चाचा, हम सब जानते हैं तुमको अच्छा लग रहा है। तभी जिंग भी नान एर्मिंग का सपोर्ट करती है। जिसके बाद जिंग कहती है चलो तो फिर अपन कमजोर वाले को ही पकड़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना ज्यादा वीक है, वो अभी भी एक एशियंट बीस्ट है, इसीलिए हम में से हर किसी को सावधान रहना होगा। और ऐसा कहते हुए जॉन उन सभी को याद दिलाता है। जिसके बाद हर कोई तुरंत ही आगे की तरफ निकल पड़ता है। साथ यहाँ पे हर कोई एक दूसरे से काफी क्लोजली उड़ रहा होता है। साथ ही इस टाइम पे जॉन और बाकी सभी लोग कम डिस्टेंस से उड़ रहे होते हैं और साथ ही साथ काफी स्लो उड़ रहे होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हो सके वो खतरों को उतना ज्यादा अवॉइड करना चाहते थे। साथ ही जिस माउंटेन के ऊपर वो एप था वो थी 5वीं पीक यानी 5th माउंटेन। जिसके बाद बहुत जल्दी ये लोग माउंटेन पीक पर पहुंच जाते हैं और ये पूरी की पूरे माउंटेन पीक ब्राउन कलर के चट्टानों से घिरे हुई थे। साथ ही यहाँ पे एक सफेद बादलों को चीरता हुआ एशियन पेड़ खड़ा हुआ होता है और एक स्टोन रॉड जो सीधा ही स्काई की तरफ इशारा कर रही होती है। साथ ही उसी बड़े से पेड़ के नीचे एक भूरे रंग का पत्थर का सिंहासन होता है और उसी के सामने भूरे रंग की स्टोन मेज होती है, जिसपे एक बड़ा सा वाइन टैंक रखा हुआ होता है, जिसमें काफी ज्यादा फ्रूट वाइन की स्मेल आ रही होती है। जैसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये वही जगह है जहाँ जायंट डेव रहता है। तभी जिंग तुरंत ही कहती है आप कैसे कह सकते हैं कि ये वही माउंटेन है जहाँ पे जायंट डेव रहता है, क्या आपके पास कोई प्रूफ है? अगर कुछ भी गलत होगा तो ये हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। साथ ही यहाँ पे ये लोग ये भी समझ गए होते हैं कि वो जायंट एप इतना वीक भी नहीं है जितना वो सोचकर यहाँ पे आ गए थे। तभी ले साओलोंग भी टेंशन में तुरंत ही कहते हैं हालांकि यहाँ की जगह काफी ज्यादा लाइफ लेस लग रही है, लेकिन यह काफी ज्यादा मिस्टीरियस है।
तभी फैंग फैंग और जानी जो यान की तरफ देखते हुए कहती हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तभी जॉन कहता है चाहे अब जो कुछ भी हो हम अपनी स्ट्रेटजी तो चेंज नहीं कर सकते, तो हमें आगे ही बढ़ना होगा। जॉन की बात को सुनकर सभी लोग अपना सिर हिलाते हुए सीधा ही आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही इस माउंटेन के अंदर काफी तेज हवा चल रही होती है, जिससे जेनी और जिंग सभी के कपड़े हिल रहे होते हैं और बॉडी से चिपके हुए होते हैं, जिससे टर्की राइटर के अकॉर्डिंग खूबसूरत कब्स को साफ साफ देखा जा सकता था। कितना साफ देखा जा सकता था, ट्रांसपेरेंट कर दिया है का। हालांकि तभी एक पावरफुल रोर वहाँ पे होता है जो कि जायंट टेप का होता है, और ये जायंट टेप 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा होता है, जिसके पूरे ही शरीर पे ब्राउन कलर के बाल थे। बड़ा सा मुंह खुला और बंद हो रहा होता है तो आसमान फ्लैक्चुएट हो रहा होता है। साथ ही 2 शार्प दांत भी देखे जा सकते थे, बड़ी बड़े हाथ जो काफी पावरफुल थे, इतने पावरफुल कि सन्नी देओल के हाथों से भी पावरफुल। उसकी चेस्ट काफी स्ट्रॉन्ग होती है, यहाँ तक कि चट्टान और बड़े बड़े आयरन मटेरियल जैसी चीजों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और इसके बाद वो अपने सामने बिना बुलाए मेहमानों को देख रहा होता है तो आंखें साइन हो रही होती हैं। जिसके बाद वो बीस्ट तुरंत ही कहता है तो ह्यूमंस तुम काफी ब्रेव हो, तुम 9 गार्डियंस के रिस्ट्रिक्टेड प्लेस पे पैर रखने की हिम्मत करते हो। तभी इस बीस्ट के मुंह से ये पता चलता है इन्हें कि ये वास्तव में 9 एशियन बीस्ट थे। जो सुनकर तो जिंग का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो तुरंत ही अपने ब्लेड्स को कसकर पकड़ लेती है। साथ ही वो लड़की थी इसलिए थोड़ा सा डरी हुई होती है कि कहीं ये ज्यादा ही खतरनाक ना हो, और उसकी बॉडी भी कांप रही होती है। दूसरी तरफ जियान और ले साओलोंग के इंप्रेशन बिना बदले एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि अगर एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर कर लिया, फिर तो अपने आपकी भी नहीं सुनता। जिसके बाद ले साओलोंग तुरंत ही कहता है मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप इस एशियन फॉरेस्ट के अंदर गोंगबू जायंट एफ हैं। और इसके बाद वो बिना किसी डर के आगे बढ़ जाता है और उस बीस्ट के आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता है। हालांकि यहाँ पे केवल उसकी पावर किसी को डराने के लिए काफी नहीं थी, क्योंकि ब्लैक बीस्ट के साथ फाइट के बाद जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था उसके बाद वो काफी ज्यादा मोटिवेट थे और उन्हें अपनी ताकत की अच्छी समझ थी। साथ ही ये जायंट टेप उनके सामने का ये उस ब्लैक बीस्ट जितना भी पावरफुल नहीं था। तभी वो बीस्ट कहता है तो क्या तुम लोग वास्तव में मेरी ब्लड मेरी पावर पे शक करने की हिम्मत करते हो। इस टाइम पे तो बीस्ट को अपना अपमान सा लगता है कि वास्तव में ये मुझसे ही मेरी आइडेंटिटी पूछ रहा है। जिसके बाद वो अपने पंच को तुरंत ही माउंटेन में हिट कर देता है, जिससे पहाड़ की चोटी ही क्रैक हो जाती है और मकड़ी के जाले चारों तरफ फैल जाते हैं। हालांकि काफी ज्यादा अजीब बात यह थी कि ये बीस्ट जो काफी ज्यादा गुस्से में था, उसकी आंखों से पावरफुल ऑरा जनरेट हो रहा होता है, जो कि बिल्कुल फ्लेम के जैसे एक टेम्परेचर होता है। ये देखकर कोई भी उसके ऊपर अटैक नहीं करता और शांत एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जहाँ जुआन ले साओलोंग की तरफ देखता है और थोड़ा सा हैरान भी होता है। तभी ले साओलोंग तुरंत ही कहते हैं जहाँ तक मुझे पता है जायंट टेप का जन्म एशियन टाइम में वेस्ट एरिया के वोल्केनो मैग्मा में हुआ था, इसीलिए इसका जो नेचर है वो काफी ज्यादा गर्म है और इसकी बॉडी के जो बाल हैं वो स्कारलेट रेड और ब्राउन हैं। लेकिन ये कुछ अजीब है, इसका बिहेवियर कुछ अजीब है। साथ ही उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि इसके बाल तो स्कारलेट रेड होने चाहिए, लेकिन ये ब्राउन क्यों थे। ये सुनकर तो जो यान की भी आंखें साइन होती हैं कि अगर गोगबू बीस्ट को ऐसा होना चाहिए तो वो ऐसा क्यों था। इसीलिए जॉन गोगबू बीस्ट की नेक्स्ट एक्शन का वेट करने लगता है। ये सुनकर तो वो बीस्ट भी काफी हैरान होता है और काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो समझ गया था कि जो यान और ले साओलोंग की आंखों से कोई भी नहीं बच पाएगा, इसीलिए वो गुस्से में अपनी छाती को पीटने लगता है और दहाड़ने लगता है। उसकी आंखें ब्लड रेड हो जाती हैं। लेकिन तभी ले साओलोंग तुरंत ही कहता है आप मिथ्स के टाइम पे बताई गई चीजों से मेल क्यों नहीं खाते, आप गोंगबू बीस्ट की तरह लग ही नहीं रहे। इस टाइम पे वो कंटिन्यू क्वेश्चन पूछ के इस बीस्ट को ना तो कुछ करने दे रहा होता है, ना ही कुछ सोचने दे रहा होता है, ना ही कुछ बोलने दे रहा होता है। और जॉन बार बार अपने दिल में ले साओलोंग की तारीफ कर रहा होता है कि बंदा कितना होशियार है, इतने पावरफुल बीस्ट के सामने भी बिना डरे उससे क्वेश्चन कर रहा है। और इस टाइम पे उस जायंट टेप को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो ले साओलोंग को रिप्लाई कैसे करे। साथ यहाँ पे इन सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि सिर्फ एक एल्यूजन होनी चाहिए जो कि उस टाइम के किसी पावरफुल पर्सन ने बनाया होगा, जो शायद डाउडी लेवल के पीक लेवल पर होगा। साथ ही इस एल्यूजन को एक पावरफुल पर्सन ने बनाया था। जहाँ तक इस पावरफुल गोंगबू बीस्ट की बात थी, तो जब ये छोटा या कि नादान रहा होगा, हो सकता है तब इस बीस्ट को उस बंदे ने पकड़ लिया होगा और उसे यहाँ लाकर फेंक दिया। साथ ही उस टाइम से अब तक ये लो लेवल के बीस्टों के साथ रहा और काफी ज्यादा चिल लाइफ जी, इसीलिए इसे कभी भी पता नहीं चला था कि इसका रियल ओरिजिन क्या है और वो यहाँ क्यों है और कैसा है। साथ ही ये एल्यूजन के अंदर की जगह थी। साथ ही साथ जब उन 3 पैलेस के रक्षा करने वाले बीस्टों की बात थी, उनका लेवल हाई नहीं था, लेकिन उनकी बैटल स्किल और एक्सपीरियंस काफी ज्यादा था। साथ ही जो यान ने रोरिंग बीस्ट को भी देखा था, जिसकी पावर 6 लेवल के पीक पर थी और काफी फाइटिंग स्किल्स से आती थी। लेकिन ये बंदा ना तो उतना ज्यादा फाइट को कर पाया था, ना ही इसके पास फाइटिंग का कोई एक्सपीरियंस था। इसलिए जॉन और बाकी लोगों को देखते हुए उतना ही शांत था जितना ये पहले था। लेकिन कोई भी इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता। साथ ही इसे कैसे पता होता क्या अनगिनत साल बीत चुके हैं। आउटर वर्ल्ड के एरिया के अंदर जितने भी पावरफुल बीस्ट थे, उन्हें फिनिक्स क्लेन के 8 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर द्वारा मार दिया गया था। हालांकि उस टाइम पे हेवन डेमन फेस टाइप का वो बंदा हैवीली इंजर्ड हो गया था। साथ ही इस गेट से शायद उसे पावरफुल ओरिजिन की पावर फील हो रही होगी, इसीलिए शायद उसने यहाँ पे इंटर नहीं किया और उसने अपनी बची हुई पावर के साथ अपने लिए उन बीस्टों को रखकर
अपने आप को उसी जगह पर रख लिया था जहाँ पे उसकी मौत हो गई थी। दूसरी तरफ ये बीस्ट जिसे बाहर की दुनिया का कुछ भी नहीं पता था। इस टाइम पे चिल जो यान के ग्रुप के क्वेश्चंस को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता कि वो इस क्वेश्चन का क्या ही रिप्लाई करे। हालांकि वो तुरंत ही खुद को कंट्रोल करता है और अपने पंच को कसकर एयर में कंडेंस करता है। साथ ही साथ उसके पंच से काफी ज्यादा हैवी टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा होता है। लेकिन तभी जियो झान भी अपना कदम आगे निकालते हुए आगे आ जाता है और तुरंत ही अपनी फिश अटैक के साथ वो उस जायंट एप के पंच को हवा में ही रोक देता है, जिसके बाद हवा में चारों तरफ रेत ही रेत बिखर जाती है और जियो झान लगातार घिसटता हुआ 3 कदम तक पीछे की तरफ जाता है। साथ ही उसके पंच की गर्मी के कारण जियो झान के बालों से हल्का सा जली हुई स्मेल आ रही होती है। साथ ही जॉन आसपास फैली हुई इस फ्लेम को फील करते हुए तुरंत ही कहता है ये टेम्परेचर स्काई फायर या फिर सुप्रीम बीस्ट फायर के पास ही हो सकता है, जिसका मतलब है जायंट एप स्काई फायर से रिलेटेड होना चाहिए। हालांकि पहले बीस्ट को चुनना तो सबसे सही चीज थी, लेकिन अभी भी उन्हें टेंशन थी कि इन माउंटेन्स में 8 एशियन बीस्ट अभी भी थे। साथ ही इस टाइम पे जिंग को पहाड़ के चारों तरफ नजर रखने का डिपार्टमेंट दिया गया था और बाकी लोगों को इस फाइट को कम से कम टाइम के अंदर एंड करना था। जिसके बाद जॉन अपने एक्साइटमेंट को साइड में रखते हुए तुरंत ही अपनी स्काई फायर को ऑर्डर देता है और जायंट एप के ऊपर के एरिया को कवर कर लेता है और जो यान के हाथ में आ जाता है उसका हैवी जोआन रूलर। तभी जो यान को कदम उठाते हुए देखकर बीस्ट की आंखें अचानक ही बदल जाती हैं और वो अपनी आंखों से जो यान को और उसके हैवी जोआन रूलर को गुस्से से देख रहा होता है। साथ ही साथ जॉन को देखते हुए उसकी बॉडी पावरफुल फ्लेम्स निकलने लगती है, जिसका टेम्परेचर काफी खतरनाक होता है। साथ ही ये जो फ्लेम थी पहले तो ब्राउन कलर की थी, लेकिन प्रोफाउंड कलर में ये चेंज हो जाती है। साथ ही अपने कलर को चेंज कर रही होती है। साथ ही इसके अंदर की लाइफ पावर और पावर को फील करते हुए सभी लोग काफी हैरान होते, क्योंकि ये फ्लेम ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब कुछ जला सकती हो। ये देखकर जेनी तुरंत ही कहती है ये क्या चल रहा है, और इसके बाद वो तुरंत ही लॉन्ग लाइफ आर्ट को एक्टिवेट कर देती है। उसकी आंखों में कम्प्लीट इंप्रेशन होते हैं। वो ना तो जो यान को चोट पहुंचते हुए देख सकती थी, ना बाकी किसी को। हालांकि जेनी उलझन में थी, लेकिन जो यान वो काफी हेल्पलेस फील कर रहा होता है उसे ब्राउन कलर की फ्लेम के साथ। साथ ही इस टाइम पे इस फ्लेम के सामने जो यान की फ्लेम जो पास्ट में अनबीटेबल थी, इस टाइम पे पीछे हट रही होती है और इस टाइम पे जो यान भी इस फ्लेम के सामने पूरी तरीके से सप्रेस होता है और कोई भी कदम नहीं उठा पा रहा होता। तभी जॉन कहता है मेरी फ्लेम रैंक 18 की फ्लेम है, कैओस होली फ्लेम, जो एक मिस्टीरियस फ्लेम है जिसे मिथ्स के अकॉर्डिंग दुनिया के क्रिएशन के साथ ही पैदा होना था और इसे हेवन और अर्थ के बीच सबसे प्योर फ्लेम माना जा सकता है। साथ ही इसके साथ अर्थ एक्सप्लोसिव फ्लेम को भी इसके साथ मिक्स किया गया है, जिससे इसकी पावर तो अनबीटेबल होनी चाहिए। फिर ऐसा क्यों है? जिसके बाद जॉन अपने डुकी को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्काई फायर में हो रही उथल पुथल को मचा रोक देता है और तुरंत ही उसकी आंखें साइन होती जैसे उसे कुछ समझ में आ गया हो। जॉन को पता था स्काई फायर कभी भी किसी भी पावरफुल से ओपोनेंट से बिल्कुल भी नहीं डरता, चाहे बंदा कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। स्काई फायर हमेशा ही बिना किसी डर के उसका सामना करता है। लेकिन अगर उसकी फ्लेम इस ब्राउन कलर की फायर के सामने डरी हुई थी, तो इसका केवल एक ही रीजन हो सकता था कि वो ब्राउन फ्लेम एक स्काई फायर जो कि कैओस होली फ्लेम से ऊपर आती है। जिससे जॉन तुरंत ही कहता है बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और ये सोचकर तो जॉन काफी ज्यादा खुश होता है और अपने हैवी जॉन रूलर को कसकर पकड़ लेता है और पूरी ताकत के साथ स्लैश अटैक करता है। तभी वहाँ पे एक तेज हवा सीटी बजाते हुए सीधा ही जायंट टेप की तरफ बढ़ने लगती है और दूसरी तरफ जायंट टेप काफी एरोगेंटली स्माइल करता है और ब्राउन कलर की फ्लेम चारों तरफ उसकी बॉडी के अंदर एक आर्मर क्रिएट कर देती है, जो यान के अटैक को नलीफाई कर रहा होता है। साथ ही साथ अगर नॉर्मली भी सोचा जाए तो जॉन की पावर 3 स्टार डाउडी के स्टार्टिंग लेवल पर थी। जॉन के स्काई फायर का जो ग्रेड था वो भी कम था, तो वाला इस बीच को जॉन से काहे को डरना चाहिए। तुम्हारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उस बीच के पावरफुल हो, इसलिए जो यान का वो अटैक उसके ऊपर कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं दिखा पाता। साथ ही इस अटैक के बैकलैश के कारण जो यान भी उड़ता हुआ काफी पीछे की तरफ जाता है और जॉन की बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाली स्काई फायर भी थोड़ी देर के लिए बिखर जाती है। साथ ही जो यान को अपने वोन विंग्स को अपेयर करते हुए खड़े होने के लिए हवा में कई बार लुढ़कना पड़ता है। लेकिन अभी तो जॉन की आंखों में लालच और भी गर्म हो गई होती है कि अब तो ये फिल्म मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। और जो यान की हार को देखते हुए जेनी तो नाराज हो गई होती है और थोड़ा सा घबरा भी गई होती है कि कहीं जॉन को चोट तो नहीं लगी। और तुरंत ही आसमान में हजारों जेड ग्रीन लीव्स अफेयर होने लगती हैं और ये लीव्स घूमते हुए ब्लेड की तरह काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से ब्राउन फायर से लिपटे हुए जायंट टेप की बॉडी पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन सॉरी मिस जेनी, आपकी जो लीव्स है वो स्काई फायर का सामना नहीं कर पाती और उसे बीच तक पहुंचने से पहले ही जलकर राख में बदल जाती हैं। लेकिन तभी ये जो लीव्स होती है वो कंटिन्यू एक ही एरिया में कंटिन्यू बढ़ने लगती है, जिससे सबसे अजीब बात ये होती है कि इस बीस्ट की जो बॉडी होती है उसपे कट लग जाता है और उससे खून निकलने लगता है। लेकिन हालांकि सबने उम्मीद की थी ब्लड बहेगा, लेकिन वहाँ से खून नहीं बल्कि ग्रे कलर की गैस निकल रही होती है, जो देखकर को सभी लोग का दिल स्ट्रेसफुल हो जाता है कि क्या ये बीस्ट मांस से और खून से नहीं बना, तो वास्तव में ये क्या चीज है।
हालांकि थोड़ी देर की फाइट में ये बीस्ट इंजर्ड हो गया होता है, लेकिन वास्तव में इस जायंट एप के लिए यह शर्म की बात थी। इसलिए वो अपने दोनों हाथों को पंखों की तरह फैलाता है और तुरंत ही मुट्ठी फैलाते हुए सभी की तरफ अपने पंच को बढ़ा देता है, केवल जो यान को छोड़कर। साथ ही ग्रे कलर की फ्लेम इस टाइम पे उसके पंच पे ढकी हुई होती है और काफी हाई टेम्परेचर के साथ जल रही होती है। साथ ही उसके पंच के साथ चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और धुआं के बादल छाने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। साथ ही वो अपने पंच को हिट करने के साथ साथ 9 बार पावरफुल तरीके से रोर करने लगता है और उसकी फ्लेम की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ने लगती है। हालांकि जैसा कि ले सालोंग ने पहले कहा था, इस बीस्ट की पावर माउंटेन ब्रेकिंग बीस्ट जितनी अच्छी नहीं थी और डिफेंस क्लाउड स्वेलिंग पाइथन जितना अच्छा नहीं था, लेकिन यह बैलेंस था। साथ ही साथ ये चाहे रियल हो या इल्यूजन, लेकिन फिर भी उसकी पावर में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, इसीलिए कोई भी वीक होने का फैसला नहीं कर सकता था। जिसके बाद जॉन मेन एयर में होता है और जॉन और जो जान और बाकी सभी लोग लाइन से उसके पीछे खड़े हुए होते हैं। जिसके बाद जॉन कहते हैं ना बचने का कोई रास्ता है ना कोई छिपने का, तो चलो लड़ते हैं और इसे फोड़ देते हैं। जिसपे जो जान अपने पीछे की भीड़ को देखता है और तुरंत ही उसकी बॉडी गोल्डन बैटल आर्मर से ढक जाती है। जिसके बाद वो तुरंत ही घुटने के बल बैठते हुए काफी सारे पंचेस को हवा में मारता है और काफी सारे बाग की शैडोज क्रिएट होते हुए जायंट टेप के ऊपर अटैक कर देती हैं। साथ ही माउंटेन के ऊपर जो एयर होती है वो काफी खतरनाक तरीके से बह रही होती है। साथ ही यहाँ पे आसमान में चारों तरफ पॉलीगन कोई फैली हुई होती है जो कि लड़ाई के निशानों को दिखा रही होती है। हालांकि जो जान के पंच मजबूत थे, लेकिन जायंट टेप की जो फ्लेम पावर थी वो भी काफी स्ट्रॉन्ग थी, जिससे जो जान को ऐसा फील होता है जैसे उसकी बॉडी कांप रही हो, हड्डियां चरमरा रही हो, उसका ब्लड और मांस भी कांप रहा होता है, इनर ऑर्गन्स कांप रहे होते हैं और वो आमने सामने की टक्कर में उसे फील हो गया होता है कि यह बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए पीछे हटना ही सबसे अच्छी बात थी। लेकिन ये बंदा ना तो कभी पीछे हटता था, ना ही इस टाइम पे भी ये पीछे हटने वाला था, क्योंकि वो अपने साथियों को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। दोस्तों जो जान उसके पास केवल एक ही ऑप्शन था कि अपने साथियों को बचाने के लिए उसे अपने आप को ही आगे रखना है और जितना ज्यादा हो सके इस बीस्ट को रोकना है। जिससे जो जान अपनी पूरी पावर के साथ अपनी लिमिट को क्रॉस करते हुए अपने पंच में पावर गैदर करते हुए जलते सूरज की तरह गोल्डन लाइट से ढके हुए पंच को जायंट टेप के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और जियो जान उसके पैर 3 कदम तक पीछे हट जाते हैं। साथ ही जियो जान तुरंत ही ब्लड की वॉमिटिंग करता है और इस टाइम पे उसका पंच ग्रे बीस्ट के पंच से टकराया हुआ होता है और साथ ही साथ उसकी फ्लेम के कारण जियो जान की हालत हो गई होती है। इस टाइम पे जियो जान को अपने दोनों ही हाथों में काफी दर्द हो रहा होता है और उसे यकीन नहीं था कि अगर ये बीस्ट होश में आ गया या कि अपनी पावर पे आ गया तो किस तरीके से पेलेगा। हालांकि जब वो पहले 6 स्टार डाउडी पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था, तब उसकी पावर 6 स्टार के पीक लेवल के वर्ड के हमलों से निपटने में अच्छी नहीं थी, लेकिन अब जबकि उसने 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लिया था तो उसकी पावर में भी काफी ज्यादा सुधार हुआ था, चाहे वो डिफेंस हो या अटैक। और अगर उसके पास पर्याप्त सपोर्ट और टाइम होता तो वो गोगू जायंट टेप को मारने का ट्राई कर सकता था। साथ ही इस टाइम पे सभी के दिल भी काफी गर्म होते कि वास्तव में इस बंदे ने उस बीस्ट को मारने के लिए अपना सबसे खतरनाक अटैक किया था। जिसके बाद ले सालोंग तुरंत ही हवा में सबसे पहले बाहर आते हैं और अपने 9 अटैक टेक्निक्स को एक्टिवेट कर देते हैं और 9 लिंग्विंग ड्रैगन स्लैश अटैक के 9 स्लैश अटैक अपने 9 डैगर से करते हैं। साथ ही ये 9 अटैक बिल्कुल एक ही लाइन में एक ही साथ जा रहे होते हैं। साथ ही ले सालोंग ने पहले कभी इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया था। साथ ही इस अटैक को यूज करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती थी वो काफी ज्यादा होती थी। साथ ही ये जो अटैक था ये पूरी तरीके से अटैक पे डिपेंड करता था और डिफेंस नहीं कर सकते थे इस अटैक को करते समय, इसीलिए कोई भी इस अटैक को वो हर जगह पर चार्ज करने की कोशिश नहीं करता था। दूसरा, इतनी तेज और इतने फास्ट अटैक को देखते हुए गोगू बीस्ट के पास डॉज करने का टाइम नहीं था, इसलिए वो तुरंत ही अचानक से अपने हाथों को अपने सिर के सामने ले आता है। हालांकि तभी उसी प्रीसियस मूवमेंट पर एक खतरनाक विंड स्टॉर्म जायंट टेप के चारों तरफ हाथों से लिपट जाता है। हालांकि इस बीस्ट के लिए इस स्टॉर्म को डिस्ट्रॉय करना आसान था, लेकिन इस स्टॉर्म के चक्कर में उसने अपने ध्यान को डाइवर्ट कर दिया होता है और तभी ले साओलोंग द्वारा किए गए अटैक के साथ गोबू बीस्ट की छाती में एक काफी बड़ा सा छेद हो जाता है और ले साओलोंग द्वारा बनाए गए उस छेद के साथ उसकी फटी हुई हड्डियां दिखाई देती हैं और ब्राउन कलर की गैस उससे निकलने लगती है। साथ ही इसके इफेक्ट के कारण वो बीस्ट तुरंत ही जमीन में गिर जाता है और अपना बैलेंस खो देता है। दूसरी तरफ जो जाने से सांस लेने का ही मौका नहीं देता और तुरंत ही पंच बरसाना स्टार्ट कर देता है। साथ ही 6 स्टार के पीक लेवल के वॉरियर को इतनी आसानी से मारना वास्तव में किसी को टच नहीं होता, इसीलिए नॉन एर्मिंग तुरंत ही अपने हाथों से 2 पॉइजनस ड्रैगन को क्रिएट करते हुए उन्हें एक साथ जोड़ता है और इस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ जोयान अपने आप को स्टेबल करता है और 9 एर्मिंग के डार्क स्प्रिंग स्नेक्स को देखता है। दूसरी तरफ जेनी भी थोड़ा सा झिझकती है और उसके नजर बाकी के 8 पहाड़ों पर पड़ती है, जिसके बाद एक एक करके वो अपने जर्नल्स को बाहर बुलाती है, जो टोटल 12 जर्नल थे, जो कि ब्लैक लॉर्ड के साथ फाइट करते हुए जेनी का लास्ट अटैक था।
हालांकि ये बीस्ट इतना पावरफुल नहीं था और जेनी इस अटैक को यूज नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी भी 8 माउंटेन बचे थे और पता नहीं किस माउंटेन में कौन सा अननोन अटैक और खतरा हो सकता था, इसीलिए उसने पहले ही सिक्योरिटी के लिए इन्हें बुला लिया था। साथ ही बार बार लाइफ डेथ के अटैक और फाइट के साथ इन लोगों के बीच में जो कोऑपरेट और कोऑर्डिनेशन होता वो काफी अच्छा हो गया था, इसीलिए एक दूसरे के बिना कहे भी ये एक दूसरे की चीजें और समस्याएं समझ जाते थे। तो चलो गाइस, इसी के साथ